Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Cash Flow Statement. So let's get started from question number 1. देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट की जितनी भी इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, अगर आपको फॉर्मेट के बारे में कुछ भी समझना है कि रीज़न जानना है, जैसे हम लोगों को रीज़न जानना होता है ना कि मैम हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को ऐड करते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को लेस करते हैं, मतलब हर एक चीज़ का प्रॉपर रीज़न, कौन सा एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो ज़रूर उन वीडियोस को देख लेना, क्योंकि अगर वो वीडियोस आपने देख ली हैं तो आपको ये क्वेश्चन करने में 101% कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है. बट फॉर डैट आपको वो वीडियो वॉच करनी पड़ेगी. बहुत ही अच्छे से सारी की सारी एडजस्टमेंट्स, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें चैप्टर की क्वेश्चन को करने के लिए चाहिए, वो उन वीडियोस में एक्सप्लेन्ड है. आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला हुआ है कि ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं A to R, हमें कुछ नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स गिवन है और वो हमें कह रहे हैं कि इन सब ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करिए कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कैश सेल ऑफ गुड्स. अच्छा, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती क्या हैं. देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि अपना फर्म एक डे टू डे बिजनेस करती है, उससे वो जितना भी पैसा कमाती है ना, वो सारा का सारा पैसा ऑपरेटिंग में आता है. ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं एक डे टू डे बिजनेस चला रही हूँ तो मेरे पास पैसा आएगा ही, जा भी सकता है. क्लियर है ना. तो जितना भी मेरा कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो जो डे टू डे बिजनेस को कैरी ऑन, जो मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो कि मेरा मेन काम है, उससे जो भी पैसा आया जा रहा है वो ऑपरेटिंग में आता है. इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है. फॉर एग्जांपल हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने से मुझे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो सेल करने पे, या फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो इन्वेस्टिंग में आती हैं. और फाइनेंसिंग एक्टिविटी स्टूडेंट बोरोइंग से रिलेटेड होती है कि जैसे कि हम डेप्ट लेते हैं, शेयर कैपिटल इशू करते हैं. ठीक है, तो जो भी चीज़ है जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गया, तो ये सब चीज़ें फाइनेंसिंग में आती हैं. ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग में बेसिकली फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेसिकली हमारी बोरोइंग से रिलेटेड होती है. फॉर मोर डिटेल आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन एडजस्टमेंट्स को ज़रूर देखिए, उन्हें समझिए, बहुत ज़रूरी है. ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या है स्टूडेंट, हमें लिखा हुआ है कैश सेल ऑफ गुड्स. अच्छा, अब जैसे एक कंपनी है वो बिजनेस कर रही है, उसका काम ही है कि वो क्या करती है, गुड्स को सेल करती है. अब अगर आपको डायरेक्टली ना समझ, आप खुद सोचो, क्या गुड्स फिक्स्ड एसेट्स है? नहीं. क्या गुड्स में या फिर इस क्वेश्चन में बोरोइंग की कोई बात हो रही है? नहीं हो रही. तो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा. जो मैं मेन काम करती हूँ उससे मैं सेल कर रही हूँ और उससे मेरे पास कैश आ रही है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया. ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कैश रिसीव अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड. मैंने कोई सर्विसेज दी, ठीक है, उन सर्विसेज से मेरे पास कैश आई. ये फिक्स्ड एसेट तो नहीं है तो इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा. ये मेरी कोई बोरोइंग नहीं है तो फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा. तो किस में जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा, है ना. कैश परचेज ऑफ गुड्स, अब मैंने गुड्स खरीदे तो क्या मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे? नहीं, तो इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा. क्या मैंने कोई बोरोइंग की? नहीं की, तो फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा. तो किस में जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा. राइट, आप इस तरीके से समझ सकते हो स्टूडेंट. देखो हर एक चीज़ हमें कई बार वहाँ क्वेश्चन में नहीं समझ आएगी कि क्या ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, तो इस तरीके से समझ लो कि वो फिक्स्ड एसेट्स या बोरोइंग तो नहीं है. नहीं है तो डाल दो उसमें, है ना. चलिए इसके बाद क्या है कि कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन. हमने कुछ सर्विसेज ली हैं और वो सर्विसेज लेने के बदले में हमने कैश पे किया है. ओके, तो क्या मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं? तो नहीं, तो इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा. क्या मैंने कोई बोरोइंग की है? नहीं, तो किस में जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा. तरह तरह की सर्विस हमें लेनी पड़ती है स्टूडेंट. ज़रूरी नहीं है कि हर एक काम खुद ही फॉर्म करती है. कुछ अपने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए कुछ सर्विसेज हमें बाहर से भी लेनी पड़ती हैं. तो ये कोई वही इसी चीज़ की बात हो रही है. नाउ नेक्स्ट है पेटेंट परचेज. अच्छा, पेटेंट्स क्या
होते हैं हमारे, एसेट्स होते हैं। कौन से एसेट्स होते हैं? इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा है कि टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं। तो इनटैंजिबल वो जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेटेंट्स क्या है? हमारे एसेट्स हैं। तो एसेट्स किस में जाएंगे? इन्वेस्टिंग में जाएंगे, उसमें डाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। स्टूडेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कौन सी होती हैं? वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि ना इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, बहुत ही जल्दी हाईली लिक्विड होती हैं। तो वो बेसिकली ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती हैं। तो आप क्या करोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को मेंशन करोगे, क्योंकि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम इनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट मानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लिखा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, अब आप मुझे खुद बताइए, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जब मैंने बैंक से बोरो किया तो जो एक स्पेसिफाइड लिमिट थी या जितना पैसा मेरे अकाउंट में था उससे ज़्यादा मैंने बोरो कर लिया तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? बोरो कर लिया। तो बोरोइंग कहाँ पे आएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्या है? प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स क्या होते हैं? हमारे डेप्ट होते हैं। मैंने डेप्ट इशू किया तो मेरे पास पैसा आया। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, मैं बैंक से लोन लूँ या मैं डिबेंचर्स इशू करूँ, पैसा तो मेरी फॉर्म में आ रहा है। बट आपको कैश फ्लो एक्टिविटीज़ में ये देखना होता है कि वो पैसा आ किस वे के थ्रू रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं डेप्ट इशू करके पैसा मंगवा रही हूँ तो पैसा तो मेरी फॉर्म में ही आ रहा है, पर वो किस वे के थ्रू आ रहा है? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू आ रहा है, बिकॉज मैंने कुछ डेप्ट लिया, कुछ बोरो किया और वो बोरो करके मेरे पास पैसा आया। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है परचेज ऑफ शेयर्स। मैंने शेयर्स परचेज करे। अब मान लो मैं शेयर्स खरीदती हूँ तो वो मेरी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। शेयर्स खरीदना इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तो वो किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी के शेयर्स में खरीद रही हूँ तो वहाँ पे उस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। मैंने कोई लोन लिया था, अब मैं उसे रीपे कर रही हूँ। हो तो मेरा कैश का आउटफ्लो रहा है, ये तो मुझे समझ आ गया, पर कौन सी एक्टिविटी के थ्रू हो रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू हो रहा है। तो कि लोन लिया था और लोन रीपे कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ बोरोइंग जो हम रीपे कर रहे हैं। तो बोरोइंग किस में आएंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। नाउ कमीशन रिसीव्ड। देखिए, कमीशन रिसीव्ड उन्होंने बोला हुआ है, हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो हमने मान लिया कि भाई हम अपनी कोई डे टू डे एक्टिविटी कर रहे थे और उससे कमीशन मिला। बिकॉज कमीशन कुछ लिखा नहीं है तो हम ये तो कह नहीं सकते कि किसी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, और बोरोइंग से रिलेटेड तो होगा नहीं, तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, आपको डिबेंचर्स वर्ड दिख जाए, लॉन्ग टर्म लोन दिख जाए, तो आप खुद ही समझ जाइए, बैंक ओवरड्राफ्ट दिख जाए कि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है। तो उसे वहीं पे पुट करेंगे, बिकॉज डिबेंचर हमारे डेप्ट होते हैं, हमारी बोरोइंग्स होती हैं, और बोरोइंग सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिला है, तो फिर से मैंने क्या कहा कि अगर डिबेंचर्स दिख जाए तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, डायरेक्टली लिख दो, ओके। देन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमारे फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स किस में जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे, बस वो लिख दिया। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड। अच्छा, अब हम इनकम टैक्स पे करते हैं। देखो, हमारी कुछ डे टू डे की एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, फिर हमें कुछ रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट होता है, देन उसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करते हैं, अपनी इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स पे करते हैं, दैट इज़ अवर इनकम टैक्स विच वी पे ऑन अवर इनकम। इनकम कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग सम बिजनेस एंड उससे मुझे इनकम हो रहा है, तो उस इनकम के ऊपर मैं टैक्स पे करूँगी, तो वो ऑपरेटिंग में जाएगा, बिकॉज वो बोरोइंग से रिलेटेड नहीं है और वो फिक्स एसेट से भी रिलेटेड नहीं है, तो वो ऑपरेटिंग में जाएगा, ऐसे समझ लो, है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। देखो, अब वो क्या कह रहे हैं? इनकम टैक्स आपने सेल ऑफ एसेट पे किया। अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई एसेट था उसके ऊपर इनकम टैक्स पे किया है, तो इन्वेस्टिंग में डाल दो। जब वो क्लियर कर रहे हैं क्वेश्चन में तो हमें समझ आ गया, बट जब वो क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहे हैं तो आपने इनकम टैक्स ऑपरेटिंग में ही डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अच्छा चीज़ है, अच्छी चीज़ है, उन्होंने आपको क्लियर किया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, तो डेटर से मेरे पास पैसा आया तो वो कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चला जाएगा। रीज़न बीइंग स्टूडेंट, जो हमारे डेटर्स होते हैं ना, वो मोस्टली जैसे हम लोग यही एज्यूम करते हैं कि वो आपके 12 मंथ्स या 15 मंथ्स में पे कर देंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारे फिक्स्ड एसेट्स जाते हैं, जो कि जिनका जो लाइफ टाइम है वो मान लीजिए 5 to 6 ईयर्स है या मोर देन दैट है, वो चीज़ें उसमें चली जाती हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो वो भी यहीं जाएगा, बिकॉज देखो इन दोनों में ना हम लॉन्ग टर्म चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सब कहाँ जाते हैं, ये ऑपरेटिंग में जाते हैं। तो तीन चीज़ें हैं मेन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये पी वाला पॉइंट, एक ये क्यू और एक ये आर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे ज़्यादा अगर आप कंफ्यूज होगे तो डेटर और क्रेडिटर में होंगे, तो ध्यान रखना कि डेटर और क्रेडिटर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनता है, और वैसे तो इनकम टैक्स ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगा, बट अगर स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन में बता देते हैं कि ये इनकम टैक्स सेल ऑफ एसेट से रिलेटेड है, तो आप इन्वेस्टिंग में उसे पुट करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन से हमारा बेस रेडी कर रहे हैं, हमें और क्लियर कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक है हमारी फाइनेंस कंपनी और एक है नॉन फाइनेंस कंपनी। हमें बताना है कि ये जो ऑपरेटिंग है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो भी हमें गिवन है, बस वो कह रहे हैं कि आप ये बता दो कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फाइनेंस कंपनी की है या फिर नॉन फाइनेंस कंपनी की है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि परचेज ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अब मैंने शेयर्स खरीदे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। देखो अगर फाइनेंस कंपनी है, उसका काम ही ये है कि वो लेन देन ही इन चीज़ों की करती है, तो उसके लिए तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई, तो सिंपली आपने इसमें डाल दिया। नॉन फाइनेंस जो कि फाइनेंस में डील नहीं करती है, बट पार्ट किसका होना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है आप लोग को कि डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। अगेन वही बात, जब फाइनेंस कंपनी डील ही, लेन देन ही इन्हीं चीज़ों का कर रही है, तो डिविडेंड भी मिल रहा है, तो वो भी उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स। फिर से वही सेम चीज़ कि मैं डिविडेंड पे करूँ, बेशक मुझे डिविडेंड मिले, ये सब चीज़ें किस चीज़ का पार्ट है, ऑपरेटिंग का। बट एक चीज़ का ध्यान रखना स्टूडेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे डिविडेंड होता है ना, तो जैसे हम लोग डिविडेंड इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स को भी पे करते हैं, तो हम ना इसको डिविडेंड पे करने को हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट मानते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं मानते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है शेयर्स पे, तो वो तो फाइनेंस कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाएगा, बट अगर डिविडेंड पे करना है तो वो यहाँ पे कभी भी नहीं आता है, बिकॉज वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब आप क्वेश्चंस और सॉल्व करोगे ना, तो क्लियर हो जाएगा। बट जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उन्हें एक बार अच्छे से समझते जाइए कि डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स हमेशा किसका पार्ट होता है, पार्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ पे तो उन्होंने हमें बोला हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बताई हैं, तो वो तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती। अच्छा, नेक्स्ट गिवन है लोन गिवन। तो लोन गिवन किया हो या लोन टेक किया हो, ये सब देखो फाइनेंस कंपनी कौन है, जो कि फाइनेंस का लेन देन कर रही है ना। तो जैसे फाइनेंस का लेन देन होता है ना, तो ये सब चीज़ें उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाएंगे। क्योंकि इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग्स, अब मैंने कोई बोरोविंग्स ली हुई थी, उस पर मैंने इंटरेस्ट पे किया है, तो भाई देखो फाइनेंस कंपनी किस में डील कर रही है, फाइनेंस में। ऑब्वियसली पैसा लेंगे, कहीं से बोरो करेंगे, कहीं पे देंगे, तो वो सब चीज़ें इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। इट इज़ वेरी कॉमन फॉर देम। मतलब नॉन फाइनेंस कंपनी का तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि आप हमें ये बता दो कि इन सब में कैश का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो देखो सबसे पहले सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 1 लाख की और 10,000 की हमने प्रॉफिट पे बेचा है। सिंपल सी मेरी बात सुनो, एसेट को बेचोगे तो पैसा आएगा, तो क्या होगा, इनफ्लो, सीधा लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स अगेन कैश। फिर से सेम वही बात है कि मैं गुड्स अगर बेच रही हूँ, कैश में बेच रही हूँ, तो मेरे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो फिर इनफ्लो में डाल दो। परचेज ऑफ मशीनरी, अगर मैं परचेज कर रही हूँ तो मेरा कैश का आउटफ्लो हो रहा है, मेरी कैश जा रही है और मशीनरी आ रही है। परचेज करी है मैंने लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए की, बट कंसिडरेशन मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के थ्रू पे करी है, मतलब मेरी कैश नहीं गई, क्योंकि मैंने तो डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो इट मीन्स इट इज़ नो फ्लो। समझ में आया। देखो अगर लिखा होता कि लैंड एंड बिल्डिंग
परचेज करी है या कैश के लिए करी है तो हम उसको आउटफ्लो में लिख देते हैं, बट उन्होंने हमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि जो ये मशीनरी हमने खरीदी है ना, ये डिबेंचर्स इशू करके खरीदी है, तो इट मीन्स ये नो फ्लो का पार्ट बन जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इशूड फुली पेड बोनस शेयर्स। अगेन वही बात, मैं बोनस शेयर इशू कर रही हूँ। तो बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हम ना जैसे क्या करते हैं, जितने हमारे स्पेसिफिक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास होते हैं ना, तो उनको कुछ और नंबर ऑफ शेयर्स हम ऑफर करते हैं, तो ये बोनस शेयर्स होते हैं। तो ये कंपनी की शेयर कैपिटल ही इससे इंक्रीज होता है, बट कैश का इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी नहीं होता है, तो ये भी नो फ्लो का ही पार्ट बनेगा। समझ में आया? चलिए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मैंने बैंक में से कैश विड्रॉ करा। ओके तो अब देखो कैश मैंने क्या किया, बैंक में से विड्रॉ करा है और फिर मेरा कैश बढ़ गया, तो देखो दोनों तरफ हो गया, तो दोनों तरफ आपस में इक्वेट हो गया और अल्टीमेट बैलेंस कुछ भी नहीं बचा, तो नो फ्लो हो गया, क्योंकि बैंक में से हटाया और कैश में बढ़ा दिया, तो दोनों चीज़ें आपस में क्या हो गई, जाके बैलेंस हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, है ना। तो ये बहुत कंफ्यूज करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, मैंने इंटरिम डिविडेंड पे किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई डिविडेंड पे करूंगी तो मेरी कैश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो। ठीक है, ओके देन एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो, दैट इज वेदर इट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्वायर्ड मशीनरी फॉर 2,50,000, पेइंग 20% बाय चेक एंड एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड। अब भाई जो तूने बॉन्ड पे किया है ना, वो तो हमारे इसमें नहीं आएगा, है ना, मतलब वो कैश का आउटफ्लो तो होगा नहीं। तो बेसिकली आप पहले मुझे ये क्लियर करो कि आउटफ्लो होगा कितना, तो आप बोलोगे मैम जो चेक के थ्रू 20% पे किया है सिर्फ वो आउटफ्लो होगा, बाकी का बॉन्ड वाला हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कि जब आप कैश फ्लो देख लो ना, पेपर में भी क्वेश्चन दिख जाए ना कैश फ्लो, तो समझ लेना कि अब आपको सिर्फ कैश की बात करनी है, बैंक जैसे चेक है इसकी बात करनी है, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा पे कर रहे हैं या बॉन्ड इशू करके कर रहे हैं ना, उसे भूल जाना है चैप्टर करते हुए एग्जाम में भी। ठीक है, तो कितना, 20%। अच्छा अब सेकेंडली मुझे ये बताइए कि ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। तो मशीनरी खरीद रहे हैं, मशीनरी क्या होती है जो कि 10-12 साल चलाने के लिए लेती है ना कंपनी, तो अगर मशीनरी खरीद रहे हैं तो वो एक फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। तो देखिए आप लोग क्या लिखेंगे कि 2,50,000 का हम पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ 20% लेंगे जो कि चेक के थ्रू पे किया है, यानी कि 50,000 रुपये ही लेंगे। और ये क्या बनेगा, ये एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है क्योंकि मशीनरी है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी क्या है, आउटफ्लो है, क्योंकि पैसा जा रहा है, मशीनरी आ रही है और पैसा जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, पे 2,50,000 टू एक्वायर शेयर्स एंड रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 50,000। अब मैंने क्या किया, मैंने 2,50,000 रुपये क्या किए हैं, पे किए हैं शेयर्स खरीदने के लिए, और मुझे 50,000 रुपये का क्या मिला है, डिविडेंड मिला है। तो देखो शेयर्स खरीदे हैं तो वो आपकी किस चीज़ का पार्ट होगा, वो आप लोगों की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो 2,50,000 रुपये देखो मैंने पे किए हैं, 2,50,000 रुपये मैंने पे किए हैं, तो ये माइनस में जाएगा, और 50,000 रुपये का मुझे डिविडेंड मिला है तो ये प्लस में आएगा। तो अल्टीमेटली जो मेरा बैलेंस आ रहा है वो 2,00,000 रुपये का नेगेटिव आ रहा है। मतलब एक तो मैंने शेयर्स खरीदे हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा और आउटफ्लो हो जाएगा। समझ में आया? एक बार दोबारा समझते हैं। उन्होंने बोला 2,50,000 रुपये हमने शेयर खरीदने के लिए दिए हैं, तो मेरा आउटफ्लो, 50,000 रुपये का डिविडेंड मुझे मिला है तो मेरा इनफ्लो। तो मैंने देखा कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तो अल्टीमेटली 2,00,000 रुपये का आउटफ्लो हो रहा है। अब इन्वेस्टिंग का पार्ट क्यों है, क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। ओके नेक्स्ट है सोल्ड मशीनरी ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2,00,000 विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 1,60,000 फॉर 60,000। अब वो आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कैसे कर रहे हैं, आप सोचोगे अच्छा 2,00,000 की मशीनरी थी, 1,60,000 का डेप्रिसिएशन लगा, मतलब 40,000 की मशीनरी बची और हमने 60,000 में बेचा है, यानी कि 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो उसको कहाँ पे लेंगे। तो ये कंफ्यूज एग्जाम में नहीं होना है, हमें इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन में इतना बोला है कि ये बता दो कि ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है और इनफ्लो है या आउटफ्लो है, प्रॉफिट और लॉस को भूल जाओ। समझ में आया? तो कंफ्यूज करने के बहुत तरीके हैं एग्जामिनर के पास। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कंफ्यूज होना ही मत, है ना। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। पहले तो मेरे को मशीनरी दिख गई तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। अब मेरे को वर्ड दिख गया सोल्ड, मतलब मैंने बेचा है, तो बेचने से तो मेरे पास पैसा आया होगा, तो इनफ्लो हुआ होगा। कितना हुआ है, 60,000। मुझे नहीं लेना देना मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, मुझे बस इतना पता है कि ये 60,000 रुपये का मेरा
एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो कि मशीनरी को बेचा है तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, और सोल्ड किया है तो मेरे पास पैसा आया है, तो ये इनफ्लो का पार्ट बन गया। दैट्स इट। अब देखिए 5th क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये करिश्मा लिमिटेड की बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें हमें 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 की कुछ फिगर्स गिवन है। हमें बोला हुआ है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड डिविडेंड पेबल हमें बताया हुआ है। ओके, देन हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रोपोज डिविडेंड बताया हुआ है। स्टूडेंट मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन की हैं। प्रोपोज डिविडेंड का पूरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, तो वो वीडियोज़ मस्त है आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को देखिए। जब भी हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है सरप्लस बैलेंस एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है, जो कि मोस्टली हम क्वेश्चन में इसी वे में निकालते हैं जैसे कि मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, इन क्वेश्चंस को करने में वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, 10 लाख माइनस 5 लाख, मतलब जो हमारा करंट ईयर का सरप्लस है उसमें से लास्ट ईयर के सरप्लस को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास सरप्लस आ जाता है। मतलब कि पिछले साल से इस साल में कितना ज़्यादा हुआ है वो पता लग गया। पिछले साल 5 लाख का था, इस साल 10 लाख का है, तो कितना ज़्यादा हुआ है 5 लाख। फिर हम क्या करेंगे, उन्होंने लिखा हुआ है डिविडेंड पेबल है 50,000 रुपये का और प्रपोज डिविडेंड 4 लाख और 5 लाख रुपये का हमें बताया हुआ है। तो भाई वो तो अभी डिविडेंड पेबल है ना, तो मतलब इट इज़ अभी हमने पे तो नहीं किया, डिविडेंड पेड तो नहीं लिखा है, तो ठीक है डिविडेंड पेबल है, समझ आ गया। देन स्टूडेंट प्रपोज डिविडेंड, हमेशा ऐसा होता है कि प्रपोज डिविडेंड का जो प्रीवियस ईयर का होता है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि हम यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड ऐड करते हैं, ठीक है। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हुए, और वो भी प्रीवियस ईयर का, यानी कि 4 लाख रुपए, तो ये आपके पास 9 लाख आ गया। तो ये प्रपोज डिविडेंड मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि कब जहाँ पे आप गिवन होगा कि आप उसे ऐड करोगे कि माइनस करोगे, तो ज़रूर उन क्वेश्चंस को देख लेना। तो कि देखो क्या होता है, क्वेश्चन तो न्यूमरस प्रैक्टिस करेंगे, है ना, बट जब आप उन एडजस्टमेंट्स को समझ लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा, है ना। तो प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का हमेशा ऐड किया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालते हुए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास 10%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सरप्लस है, अनपेड डिविडेंड है, प्रोपोज डिविडेंड हमें दोनों सालों का बताया हुआ है, और इंटरिम डिविडेंड बताया है कि 40,000 का हमने पे कर दिया है। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हुए हम सरप्लस मेंशन करेंगे। तो मैंने वही लिखा, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, है ना। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, जो कि मैंने कैसे बताया था कि करंट ईयर का मतलब कि इस साल का पिछले साल में से माइनस करोगे, तो इस साल का कितना था 7,20,000 और पिछले साल का 4 लाख, उन्हें माइनस करोगे तो आपके पास 3,20,000 रुपये आ जाएगा, है ना। अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद मैंने क्या किया, मुझे क्या क्या दिख रहा है, देखो एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो यहाँ पे तो नहीं आएंगी, इन्हें इग्नोर कर दिया, आगे बढ़े। सरप्लस हमने इंक्लूड कर लिया, अब थोड़ा और आगे बढ़े, चलिए। अब मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट, मुझे दिख रहा है प्रोपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर का 2 सालों का, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो प्रपोज डिविडेंड है वो हम लोग प्रीवियस ईयर का लेते हैं, तो ले लीजिए। उन्होंने बताया हुआ है कि ये डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे है और पिछले साल वाला लेना है। ध्यान रखना, मैं बार बार यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्रीवियस ईयर वाला लेना होता है 1,60,000 रुपये। प्रपोज डिविडेंड हमेशा पिछले साल वाला लेते हैं, ओके। इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया है तो उसको भी लिखेंगे, इंटरिम डिविडेंड। अभी आपको रीज़न मैं बता देती हूँ कि क्यों लिखते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों लिख रहे हैं भाई, यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड हमेशा हम निकालते हैं, उन्होंने क्वेश्चन में ना भी बोला हो ना तो भी आपने निकालना है। और वो कैसे निकालोगे, 6 लाख है, 6 लाख का 10% सिंपली डिविडेंड, मतलब रेट है ना, तो रेट तो आपके पास मेंशन है तो आप निकाल सकते हो, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। तो कि प्रेफरेंस शेयर्स को तो हमने डिविडेंड पे किया ही किया होगा, तो अभी आप प्लस करोगे तो 5,80,000 रुपये आ जाएगा। तो ये क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू द रीज़न कि हम क्यों प्लस करते हैं। देखो स्टूडेंट, जो डिविडेंड जितने भी होते हैं ना, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। तो क्या हुआ है कि हम इनको वापस से प्लस कर रहे हैं, बिकॉज अभी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है, तो हम इसमें क्यों माइनस करें, हम इसमें प्लस कर देते हैं। और माइनस कहाँ पे कर देंगे, माइनस कर देंगे फाइनेंसिंग में। बट फिलहाल इतना नहीं सोचना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हुए इंटरिम डिविडेंड मैंने ले लिया। अब आप बोलोगे कि मैम पिछले बार तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में तो नहीं लिया था, क्योंकि उसमें बोला था पेबल है, इसमें हमें डायरेक्टली बोल दिया पेड हो गया, मतलब मेरे कैश का आउटफ्लो हो गया है। बट जैसे कि इंटरिम डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया और वहाँ पे मैं माइनस कर दूंगी फाइनेंसिंग में, ठीक है ना। तो ये रीज़न होता है कि इसको यहाँ पे प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट नहीं होता है, डिविडेंड फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। तो यहाँ पे प्लस करके वहाँ से माइनस करते हैं, ठीक है। क्योंकि माइनस तो एक ही जगह होगा, ये तो नहीं है कि पहले यहाँ पे भी माइनस करोगे और फिर फाइनेंसिंग में भी माइनस करोगे, राइट, एक ही जगह माइनस करोगे ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है कि ये एक्सट्रैक्ट है, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, सरप्लस गिवन है, और बताया कि इंटरिम डिविडेंड हमने 2 लाख रुपए का पे किया है। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सबसे पहले वही अपना सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले सरप्लस लिखेंगे, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। मैंने सबसे पहले सरप्लस मेंशन किया, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन था 5 लाख रुपए का। कैसे निकला स्टूडेंट, फिर से वही करोगे, जो आप लोगों का करंट ईयर का है उसमें से प्रीवियस ईयर वाला माइनस कर दोगे तो आपके पास सरप्लस आ जाएगा, है ना। इसके बाद अब मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल तो नहीं लेना और मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी नहीं लेना, पर उनका डिविडेंड लेना है, तो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड ले लो। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे हम प्लस कर दे रहे थे क्योंकि ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इसको हम फाइनेंसिंग में से माइनस करेंगे। तो देखिए 10 लाख और 10 लाख का अगर हम 10% कर देंगे तो आपके पास प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, 1 लाख रुपए, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरिम डिविडेंड ले लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया है, इसीलिए उसको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और माइनस कहाँ पे करेंगे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला हुआ है कि ये पूरी आपको बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है। बैलेंस शीट ही बेसिकली हमें प्रोवाइड करी हुई है, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। चलिए सबसे पहले देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको प्रपोज डिविडेंड दिख रहा है और इंटरिम डिविडेंड दिख रहा है, तो ये दोनों चीज़ें तो हमें ऐड करनी है, हमें क्लियर है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये वेल एक्सप्लेन्ड है ऑन वीडियोस में, प्रोविजन फॉर टैक्स भी, क्योंकि ये भी बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो इसलिए मैं बार बार रिकमेंड कर रही हूँ वो वीडियो आपको, ठीक है। तो उसके बाद मुझे शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि बेसिकली हमारा सरप्लस है, ब्रैकेट में गिवन भी है। देन ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो कि बेसिकली प्रोविजन फॉर टैक्स है, नोट नंबर 1 में मेंशन है। देन नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स हमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट अपनी उसी चीज़ से करेंगे, दैट इज सरप्लस से। तो सरप्लस बैलेंस, दैट इज बैलेंस एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस एज पर P&L। तो फिर से वही करोगे कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस करोगे, तो यानी कि 2 लाख में से 1,45,000 आप माइनस करोगे, तो 2 लाख माइनस 1,45,000, सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 55,000। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो नेक्स्ट मुझे ऐसे इक्विटी शेयर नहीं उठाना, मतलब शेयर कैपिटल नहीं उठाना, सरप्लस मैंने ले लिया, उसके अलावा इनमें से मैं कुछ भी नहीं लूँगी, मैं फटाफट से नीचे आऊँगी और मेरे को क्या दिख रहा है, इंटरिम डिविडेंड पे किया हुआ है, तो मैं उसे ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये यहाँ पे ऐड और फाइनेंसिंग में माइनस होगा। बार बार बोलने का रीज़न आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद अब प्रोपोज डिविडेंड कौन सा लेंगे, प्रीवियस ईयर का लेंगे, तो वो ले लो, है ना, डिविडेंड, और वो भी प्रीवियस ईयर वाला लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर का 50,000 रुपये का है। उसके बाद क्या लेंगे स्टूडेंट, देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो जो ये प्रोविजन फॉर टैक्स होता है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे 2 होते हैं, एक होता है हमारा करंट ईयर का और एक होता है प्रीवियस ईयर का। और कई क्वेश्चंस आपको वो भी दिखेंगे, अगर देखो अभी तो सिर्फ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे करंट ईयर वाला ले लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दे दिया होता है ना, तो फिर हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, और यही चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसमें मोस्ट केसेस में अकाउंट बनाना ही पड़ता है, क्योंकि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी मेंशन होता है,
ठीक है, तो वही सेम चीज़ हम करेंगे। तो सिंपली फ़िलहाल तो कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं गिवन है, तो मैं सिंपली प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का उठा लूँगी। तो ये दोनों चीज़ों में ऐसा रहता है कि प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का लेते हैं और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का यहाँ पे ऐड करते हैं। अभी हम बात सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम की कर रहे हैं। तो इन सबको प्लस करके आ गया 1,10,000, तो टोटल आ गया 1,65,000। समझ में आया? प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं, पीपी से याद कर लो, बट प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लिया जाता है हमेशा। किसमें? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम में, और दोनों चीज़ें प्लस ही की जाती हैं। चलिए 9th क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें फिर से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम ही निकालना है। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है, तो हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपना जो स्टार्ट करते हैं वो सरप्लस बैलेंस से ही करते हैं। तो इस बार भी वही करेंगे स्टूडेंट, सरप्लस बैलेंस एज पर P&L अकाउंट। इसके लिए हम देखेंगे कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग के क्या क्या बैलेंसेस गिवन है। तो देखो क्लोजिंग है 3,36,000 और ओपनिंग है 1,00,000 रुपये, तो अल्टीमेटली क्या आ गया 2,36,000, राइट। नेक्स्ट देखो डिविडेंड पेड इन करेंट ईयर, ओके, तो वो ले लीजिए डिविडेंड पेड, ओके। तो डिविडेंड पेड हमें कितना बताया हुआ है, वो बताया हुआ है 72,000 का, तो हमने डिविडेंड ले लिया। देन हमें गिवन है इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया है, तो वो ले लीजिए इंटरिम डिविडेंड, ओके। तो इंटरिम डिविडेंड कितना है 90,000 रुपये का है, तो वो ले लिया। अब आप बोलोगे मैम डिविडेंड पेड तो करंट ईयर का था, आपने क्यों लिया? क्या प्रपोज डिविडेंड गिवन है आगे? नहीं ना, तो इतना दिमाग क्यों लगाना है भाई, डायरेक्टली लिख दो। प्रपोज डिविडेंड का मैंने बताया कि वो प्रीवियस ईयर का लेना है और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लेना है। जब कुछ मेंशन ही नहीं है तो लोगे ही। अब ट्रांसफ़र टू रिजर्व, अच्छा तो ये तो हमेशा ऐड होगा ही, मतलब फॉर्मेट तो आपको पता होगा ना स्टूडेंट्स, और नहीं पता तो लास्ट वीडियो ज़रूर जाके देखो। 1,00,000 रुपये है ना, तो ये तो फॉर्मेट के ही पार्ट है, रिजर्व्स वगैरह। तो उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, तो उन्होंने हमें मेंशन भी कर दिया है कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का है, तो अब हम लोगों को लेना ही पड़ेगा, तो हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा रिफंड फॉर टैक्स क्या है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है तो माइनस होगा। अच्छा उसके बाद फिर लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एंड इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, ओके। तो मुझे जो ये आपको इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिले हैं ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्टिविटी है, तो वो भी माइनस होंगे। पर देखो जो ये हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना स्टूडेंट, इसमें जो लॉस होता है ना वो ऐड किया जाता है और जो प्रॉफिट होता है ना वो माइनस किया जाता है। थोड़ा अलग रहता है इसका सिस्टम। कैश फ्लो में हमेशा जैसे कोई भी प्रॉफिट हो रहा है अगर आपको तो वो माइनस होगा, और लॉस हो रहा है तो वो प्लस होगा, और हर एक चीज़ के प्रॉपरली रीजंस ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है लास्ट वीडियो में। तो आई होप आपने वो वीडियो देख रखी है ये क्वेश्चंस करने से पहले, है ना। अब देखो हम इसमें से माइनस करेंगे जो भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, मतलब रिफंड ऑन टैक्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी है हमेशा, मतलब कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब जो कॉमन नहीं है, ये नहीं है कि हमेशा हो जाता है, कॉमन नहीं है ना ये, इसलिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अब इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिलते, क्या हर बार डिजास्टर आ जाएगा, हर बार आपको इंश्योरेंस प्रोसीड से मिलते रहेंगे ना क्या? नहीं, तो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है इसलिए माइनस होता है, ओके। 1,00,000 रुपये, तो आपके पास क्या आ गया 7,45,000, राइट। तो अगर आपने वो पैटर्न देखा है ना तो पूरा वही पैटर्न है, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के वो इतने सारे आइटम नहीं देते हैं, बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसे समझ रहे हैं, तो वो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। चलिए सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। एंड ओके बाय।